नमस्कार, न्यूज प्लस के एनालिसिस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या भारत के लिए लोकतंत्र अभिशाप हो गया है? क्योंकि लोकसभा में 3 संशोधित बिल पेश किए गए हैं। देश में 273 नए सांसद और 2000 नए विधायक आने वाले हैं, लेकिन टैक्स पेयर का अरबों रुपया देश के राजनेता खाएंगे ही नहीं, सालों साल तक उस पैसे से सुविधाएं भी लेंगे। तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन ये पक्ष भी लेंगे, अपना और परिवार को भी दुरुस्त करेंगे। इसीलिए जनता तो ठगी ही रह जाएगी और उसे अब ठगना ही है, ये आप मान के चलें। क्योंकि राजनेता जो हैं वो आपके लिए हमदर्द नहीं है। कहने को कोई कह रहा हो कि हमदर्द हैं, लेकिन आप भारी करके बोझ के तले जरूर आप तैयार रहिए, ये मानसिकता बना के चलिए। क्योंकि इतनी बड़ी फौज हमारे राजनीतिक परजीवियों की आने वाली है जो पूरा गणित बिगाड़ देगी। हम इस पूरे मामले की समीक्षा भी करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे और पूरा वास्तव में क्या इसके पीछे का अर्थशास्त्र है वो भी समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी होंगे। फिर उनसे तफसील से हम इस पर बिंदुवार चर्चा भी करेंगे और आपको भी इस बात को समझना होगा कि हमारे राजनेता हमारे लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। वो अपना खर्च आपका ही निकाल के बनाएंगे, तो इस पर भी हम लोग तमाम सारी बात करेंगे। नई फसल आर्थिक बोझ के लिए कितना बड़ा प्रतिबिंब बनने जा रही है, उसको भी आपके साथ साझा करेंगे। संजय जी नमस्कार के साथ आपका स्वागत है। जी नमस्कार, थैंक यू। संजय जी, जो बात कही जा रही, ठीक है, महिला आरक्षण आएगा, आधी आबादी को हम आरक्षण देंगे, इसके पीछे का जो अर्थशास्त्र है वो कोई बताने को तैयार नहीं है, कोई समझाने को तैयार नहीं है कि 273 नए सांसद आएंगे, 2000 विधायक पूरे देश में आएंगे। तो क्या ऐसा तो है नहीं कि वो जितना भी खर्च होगा वो दान कर देंगे? कुछ ऐसा तो है नहीं, क्योंकि सुविधा भोगी हो गए हैं राजनेता, ये तो बिल्कुल एस्टेब्लिश फैक्ट है। क्या कहना चाह रहे हैं सर? अब बिल्कुल आपने कहा, और जो आपका आज का ये प्रोग्राम है, मुझे लगता है कि देश और दुनिया, चूंकि किसी भी देश की कोई अगर लीडिंग खबर होती है तो वो दुनिया, और बहुत बड़ा लोकतंत्र है भारत, तो दुनिया के अखबारों और टेलीविजन के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी कि भारत के संसद में सदस्यों की संख्या बढ़नी है और देश के जितनी भी विधानसभाएं हैं उसमें विधायकों की संख्या बढ़नी है। विधायक बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, जब परिसीमन होगा तो एमएलसी भी बढ़ेंगे, जिन राज्यों में एमएलसी हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर नेता बढ़ेंगे तो खर्चे भी बढ़ेंगे, और खर्चे बढ़ेंगे तो ये खर्चे आएंगे कहां से? आपने जो मुद्दा उठाया, मुझे लगता है कि अभी लोगों के या तो कानों में तेल पड़ा हुआ है या उन्हें दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है कि इस पर आखिर बहस हो क्यों नहीं रही है। तो पहले तो बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई कि सबसे पहले पूरे दुनिया में अगर इस मुद्दे पर किसी ने बहस शुरू की है या इस पे बातचीत शुरू की है ऑन कैमरा, तो वो आप है राजेश जी। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपका धन्यवाद। देखिए, बहुत मोटा मोटा अगर एक शब्दों में कहा जाए, संजय जी कि आपकी बात आने से पहले मैं एक जानकारी आपसे, छोटी सी जानकारी साझा कर रहे हैं। एक अनुमान है, 273 नए सांसद आए हैं, हर साल 1171 करोड़ रुपए इनकी सुविधाओं पर, इनके रहन सहन पर, इन पर व्यय होगा। 1171 करोड़ अगर मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो वो कई हजार करोड़ आएगा। तो ये पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अब आप अपनी बात रखिए सर। जी बिल्कुल, पैसे की ही बात हम लोग आज कर रहे हैं कि आखिर संख्या बढ़ना है, ठीक है, संख्या तो बढ़े, लेकिन संख्या बढ़ाने के लिए परिवार में एक नया सदस्य आ जाता है या कहीं कभी मेहमान आ जाते हैं, तो देखिए बजट जो है महीने भर का डिसबैलेंस होता है। अगर 30 दिन में 4 दिन मेहमान आ जाएं तो निश्चित तौर पर जो महीने का हमारा बजट होता है परिवार का, किसी भी परिवार का, वो प्रभावित हो जाता है मेहमानों की सेवा और उनके स्वागत सत्कार में। तो वैसे ही ये नए मेहमान जब आएंगे संसद में, तो निश्चित तौर पर संसद में उनके बैठने तक की व्यवस्था से लेके दिल्ली में उनके रहने, खाने पीने, उनके वाहन, उनके हर तरीके के उपभोग पर, सारी चीजों पर पैसे खर्च होंगे। और वो पैसा कहीं से ये सांसद नहीं लाके देंगे, बल्कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसी पर ये बोझ बनेंगे और उस बोझ को
सहना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर पहला जो इस खर्च की प्रतिपूर्ति में मद आएगा वो होगा कहीं ना कहीं टैक्स पेयर होंगे। टैक्स पेयर प्रभावित होंगे। टैक्स पेयर का जो पैसा है जो इन सब कार्यों के अलावा तमाम जो जनमानस के खर्चे हैं, पुल बनाने में, नीतियां बनाने में, तमाम ऐसे खर्चे होते हैं जिन पर जनमानस डिपेंड करता है, उससे उसको फायदा होता है। कहीं ना कहीं वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो या विकास के काम हो वो प्रभावित होंगे, क्योंकि उसी में से वो खर्चे निकाल कर इन नए सांसदों, इन नए मेहमानों के ऊपर जो होने वाला खर्च है उससे उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर ये संसद में इस बात पर बहस हो रही, इस बात पर बिल पास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस ड्राफ्ट में यह भी होगा कि इतना जो ये मद बढ़ेगा, जो आपने कहा कि 1100 कुछ करोड़ रुपए सिर्फ एक साल का होगा, तो 5 साल के लिए ये जो सारा बजट होगा वो कैसे मैनेज किया जाएगा, इस पर भी इन सब ड्राफ्ट में कहीं ना कहीं प्रावधान होगा जिस पर बहस होगी। फिलहाल देखने वाली बात, और आने वाले समय में अगर इस तरह हो रहा है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है कि ये खर्चा देश पर किसका बोझ बढ़ाएगा। निश्चित तौर पर आम आदमी पर ही इसका बोझ बढ़ेगा। कहीं ना कहीं तेल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, और उन सब चीजों से जो होने वाली आय है उसी से इन सब पर खर्च किया जाएगा। क्योंकि आपने बहुत लॉन्ग टर्म का ये मुद्दा उठाया है कि सिर्फ ये जी। नहीं कि चयन होके वो संसद में आ गए और संसद पर ही खर्च होगा। वो खर्चा उनके रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन पर भी होगा, उनकी तमाम जो सुविधाएं उन्हें मिलती रहती हैं पारिवारिक तौर पर उस पर भी होगा, क्षेत्र में वो जो जाते हैं और तमाम तरीके के भत्ते खर्च होते हैं उस पर भी होगा। तो निश्चित तौर पर ये एक लॉन्ग टर्म खर्च होगा। ये सिर्फ ये नहीं कि 5 साल में खर्च हुआ और 5 साल बाद खत्म हो गया। तो 5 साल नहीं, जो जो 5 साल रह लेंगे और उसके बाद नए आएंगे, तो जो पुराने सांसद होते हैं उनकी पेंशन पर, उनकी तमाम तरीके की सुविधाओं पर, भत्तों पर ये पैसे खर्च होंगे। और इस लॉन्ग टर्म प्रतिपूर्ति के लिए जो बोझ आने वाला है उससे देश कैसे निपटेगा, अर्थव्यवस्था कैसे निपटेगी, ये वाकई बहुत बड़ा चुनौती भरा सवाल है। संजय जी, एक सवाल थोड़ा आपसे जाने, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने के लिए कोई भी पार्टी हो, सबकी सरकार ये कहती है हाँ हाँ देखेंगे, विचार करेंगे, सब कुछ समझेंगे। चाहे वो भाजपा भाजपा तो इस मामले में बहुत आगे है कि मतलब हम पैसा खाएंगे, हम अपना सुख सुविधा देखेंगे, लेकिन आपको नहीं देंगे, आप चाहे जो भी कर लें। पुरानी पेंशन की मांग सालों साल चली आ रही है, उसको खारिज कर दिया गया। लेकिन राजनेताओं की यानी जनप्रतिनिधियों की रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन है वो बढ़ ही रही है, उसे खत्म करने या उसे कम करने की तैयारी क्यों नहीं की जा रही? आखिर जनता भी क्या इस बात को उद्वेलित नहीं होगी कि आप हमारे पैसे पे आप भोग रहे हैं लेकिन आप हमारे लिए सोच नहीं रहे? तो क्या आपको लगता नहीं कि पुरानी पेंशन की मांग खारिज कर दी गई, तो क्या अब इनको भी कसौटी पे नहीं तौला जाना चाहिए कि इनकी पेंशन की जो व्यवस्था है उसे खत्म किया जाए? राजेश जी, आपकी इसी बात में एक लाइन में जोड़ रहा हूं। कभी 1-2 दिन में ही किसी बड़े राजनेता ने, जो जी। नेपाल में जिस तरीके का सत्ता परिवर्तन हुआ हाँ। और नए राजनेता, नए राजनीतिक दल का उदय हुआ, श्रीलंका में जिस तरीके से हुआ है, पाकिस्तान में जिस तरह अर्थव्यवस्था और राजशाही चल रही है उसको आप देख ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगल बगल में जिस तरीके का राजनीतिक परिवर्तन हुआ है और वहां जो आर्थिक उथल पुथल रही है उसी से वो सारी चीजें निकली हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे अगर इस तरीके का जो राजनीतिक परिदृश्य हमें देखने को मिल रहा है, ये लंबे समय तक आर्थिक जो नीतियां होंगी या आर्थिक जो उठापटक होगी उसको प्रभावित करेगा। और जब आर्थिक चीजें, जो आर्थिक तारतम्य है वो टूटता है और उससे लोग प्रभावित होते हैं, जनमानस प्रभावित होता है, महंगाई का उसको सामना करना पड़ता है, उसको चीजों के अभाव का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो उसे झेल नहीं पाता है और फिर वो सामूहिक रूप से सड़क पर प्रदर्शन के रूप में सामने आता है, जिसे ये जनजी आंदोलन कहते हैं तमाम देशों में। हमारे देश में भी युवाओं की संख्या बहुत है और बेरोजगारी भी चरम पर है। युवाओं की भर्ती के लिए तमाम विभागों में नौकरियां निकाली नहीं जा रही हैं, तमाम विभागों को समाप्त किया जा रहा है, तमाम सरकारी पदों को समाप्त किया जा रहा है, बैंकों में पद समाप्त किए जा रहे हैं, कम से कम संख्या पे निर्भरता कंप्यूटर पर कर दी जा रही है, एआई पर की जा रही है और जो मैन पावर है उसके उपयोग को कम किया जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें आने आएंगी और जनता इनको देखेगी कि भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है, जिसको मैन पावर चाहिए, मैन पावर को यहाँ काम चाहिए, उसे काम नहीं मिल पा रहा है और उसके बदले उसे पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से अपना वो परिवार चलाने में या परिवार के प्रति सहयोग करने में असमर्थ होता जा रहा है। तो ये स्थितियां विस्फोटक रूप से सामने आएंगी और उसके दुष्परिणाम जो आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका सामना आने वाले वर्षों में करना पड़ेगा इस देश को भी। संजय जी, एक थोड़ा मैं आंकड़ा भी रख रहा हूं आपके पास। वर्तमान में जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित राज्यों को मिलाकर हमारे यहां 4123 विधायक हैं, कुल संख्या बता रहे हैं। इन पर एक साल में 72,910 करोड़ रुपए एक्सपेंसेस हैं, खर्च होते हैं इनके ऊपर। 2000 और विधायक और आ जाएंगे, 273 सांसद भी आ जाएंगे, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा बोझ अर्थव्यवस्था पर आने जा रहा है। इसकी भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है चर्चा की जानी चाहिए, समीक्षा भी की जानी चाहिए, और मुझे लगता है सरकार के लेवल पे भी और पार्टियों के लेवल पे भी मुझे लगता है इस पर समीक्षा होनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि इतना बड़ा बोझ राजनेताओं के सुख सुविधा में खर्च हो रहा है, उसे कर्टेल करने का समय आ गया है? क्योंकि कास्ट कटिंग बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं, सिस्टम कर रहा है, तमाम यूरोपियन कंट्रीज कास्ट कटिंग पे काम कर रहे हैं। क्या हमारे पॉलिटिशियंस कास्ट कटिंग पर जोर नहीं देंगे क्या? राजेश जी, अगर हमारे पॉलिटिशियन इन चीजों को अगर जहन में लेते तो आज जी। जो चर्चा संसद में बढ़ाने को लेकर हो रही है, पैसे कहां से आएंगे और कैसे इनकम बढ़ाई जाएगी या कहां से सोर्स जो पैसे का वो इन चीजों के लिए लाया जाएगा, अभी ये निकल कर नहीं आया है। लेकिन काश कि पहले इन सब पर चर्चा होती कि आपने जो बोझ बताया वो कहीं ना जी। कहीं दोगुना होने जा रहा है। और एक बात और उसमें है कि वो बोझ तो रनिंग कॉस्ट आपने बताई कि हर साल ये 4100 विधायकों के ऊपर ये जो खर्चे हैं, ये तो रनिंग कॉस्ट है। लेकिन अभी जो ये नए आएंगे, दुगने हो जाएंगे, वो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले होगा। हर राज्यों में जो विधानसभा है उनमें बैठने की व्यवस्था उनके करनी पड़ेगी, उनके कमरों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके आवास की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके वाहन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उस पर सिक्योरिटी और तमाम तरीके के और जो अन्य मद में खर्च होने वाले हैं उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना पड़ेगा। तो इन सब पे दिल्ली में वैसे ही इतने बंगले कम हैं, तमाम फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, अब मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं सांसदों के लिए। तो निश्चित तौर पर उस एरिया में, उस जो एरिया है दिल्ली का जिसमें ये सभी लोग रहते हैं, वहां इसकी व्यवस्था कैसे होगी, जमीन का अधिग्रहण कैसे होगा, जमीन कहां से आएगी और कैसे फ्लैट्स बनाए जाएंगे या फिर बंगले बनाए जाएंगे, इन सब चीजों पर जो अतिरिक्त खर्च हो रहा है, जो आपने कहा वो तो रनिंग है, वो तो मैंने मान लिया कि उतना खर्च तो होना ही होना है। लेकिन ये सब चीजें जो करनी पड़ेंगी, उन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च होने वाला है, वो एक बहुत बड़ा बजट होगा, वो एक बहुत बड़ा मद होगा पैसे का। और उसकी प्रतिपूर्ति कहां से की जाएगी, ये वाकई सोचने वाला विषय है कि जो तमाम तरीके से पैसे बढ़ रहे हैं खर्च के, उन खर्चों को हम कहां से मीट आउट करेंगे, कहां से उन्हें ले आएंगे और कैसे इन सब पर खर्च करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो मुद्दा आपने उठाया है, ये हमारे राजनीतिक दलों पर भी सोचने का है, उन पर बहस होनी चाहिए, उनकी पार्टियों में बड़े शीर्ष नेतृत्व पर, और जो सरकार है उसके भी एक धड़े में, जैसे कैबिनेट मीटिंग होती है किसी विषय को, किसी उसको पास करने के लिए बिल को, तो निश्चित तौर पर इस पर भी कैबिनेट मीटिंग होना चाहिए था, एक कैबिनेट नोट आना चाहिए था कि हम ये करने जा रहे हैं। तो जनता को ये पहले बताना चाहिए था कि हम ये खर्चे कैसे मीट आउट करेंगे। निश्चित तौर पर जनता को, मुझे लगता है, इस देश में किनारे कर दिया जाता है। सिर्फ कहने के लिए लोकतंत्र है, लेकिन जो लोग चुन लिए जाते हैं वो संसद में पहुंच जाते हैं, कहीं ना कहीं वो इसको राजतंत्र के रूप में बदल देते हैं और अपने निर्णय को ही जनता के ऊपर थोप देते हैं। ठीक बात है, बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैं एक थोड़ा सा संजय जी, एक और थोड़ा आपके पास तथ्य रख रहे हैं। एक सांसद पर सरकारी खजाने का लगभग प्रतिवर्ष 4.29 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इसमें वेतन है, भत्ते हैं, सुविधाएं हैं और पूरे परिवार के लिए प्रीमियम यात्रा भत्ता है। आपको लगता नहीं है कि ये सदियों, मतलब सदियों क्या, दशकों से ये क्रम चला आ रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है,
कम नहीं किया जा रहा है। आपको लगता नहीं है कि प्रीमियम भत्ता कम होना चाहिए, सुविधाएं कट होनी चाहिए, भत्ते भी कम होने चाहिए? लेकिन पॉलिटिशियन इन सबको जब संसद में पहुंच जाते हैं तो वो कम नहीं करते हैं और बढ़ाने की मांग करते हैं। तो क्या उनको उनको इतनी रकम भी नाकाफी लगती है क्या पॉलिटिशियंस को? मुझे एक किस्सा याद आ गया राजेश जी। जी बहुत पहले आपने भी सुना होगा कि अमेठी के राजा संजय सिंह जब हाँ संसद हाँ में सदस्य थे, तो उन्होंने एक बार इसी खर्चे को लेके कि जो लोग जब वो क्षेत्र में होते हैं, यानी कि अपने घर पर होते हैं, तो जो लोग जी मिलने जुलने वाले आते हैं उनको इतनी चाय पिलानी पड़ती है कि उस पर बड़ा खर्चा आ जाता है। तो उन्होंने उस चाय के खर्चे को वहां बढ़ाने की बात की थी, मांग जी की थी कि हमें भाई जो चाय पानी का खर्च भत्ता मिलता है वो पूरा नहीं पड़ रहा है, कम से कम 50,000 रुपए बढ़ा दिए जाए, जिससे जनता से मैं आसानी से उनका सम्मान कर सकूं, उन्हें चाय बिस्किट खिला के उनसे उनकी बात सुन सकूं। तो बड़ा ही हास्यास्पद है कि ये लोग सभी जानते हैं कि कितना जो है वो सामाजिक सेवा करते हैं, कितना सामाजिक कार्य करते हैं, कितना ये जनहित के कार्य करते हैं। निश्चित तौर पर मानिए कि जैसे ही कोई संसद में सदस्य बनता है या विधानसभा में सदस्य बनता है, उसकी आय दुगनी चौगनी रफ्तार से रातों दिन बढ़ती है। एक सदस्य जैसे ही आता, अगर 1 करोड़ उसके पास है, अगर 5 साल वो संसद में या विधानसभा में रह गया, तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि वो 500,000 करोड़ का आदमी बन जाता है। तो इन पर टैक्स क्यों नहीं लगना चाहिए? सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि इनको टैक्स के दायरे में क्यों नहीं लाया जाता है? इस पर बहस होनी चाहिए, और मुझे लगता है नेता तो इस पर बहस करेंगे नहीं, जनता को ही इस पर मजबूर करना चाहिए कि एक बार जो वोटिंग होता है, वोटिंग राइट के समय ये मुद्दे उठने चाहिए कि अब जो ये हमारे सांसद हैं, माननीय जिन्हें कहा जाता है, ये भी टैक्स के दायरे में आएंगे। जब एक कर्मचारी जो 1 लाख रुपए तनख्वाह पा जाता है, वो उसको 30% टैक्स देना पड़ता है, तो ये इतना पैसा लूट खसोट हर चीज करते हैं और अपनी आमदनी अपने बच्चों अपनी पत्नी के नाम पे विदेशों में अकाउंट खोल के पैसे जमा करते हैं। तो इन ये जांच के दायरे में क्यों नहीं होने चाहिए? ये टैक्स के दायरे में क्यों नहीं होने चाहिए? इनको हर चीज मुफ्त क्यों मिलनी चाहिए? क्या ये कुछ इस तरीके का काम करते हैं जिससे जनता को वाकई लाभ होता हो, देश को कोई लाभ होता हो, या किसी का कोई भला होता हो? ये सब महज दिखावा करते हैं जनसेवा का, और अपना भला करते हैं, अपने परिवार का भला करते हैं, अपनी पीढ़ियों तक को के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं, दुकान मकान इकट्ठा करते हैं, जमीनें इकट्ठा करते हैं। तो इनको भी टैक्स के दायरे में लाना चाहिए और सभी तरीके की जांच के दायरे में भी होना चाहिए। ठीक बात है संजय जी, आपने बड़ी बात कही है। संजय जी, एक बात तो आपके अनुभव पे है, हमारे अनुभव पे है। जब से भाजपा की सरकार आई है, मैं कटु आलोचना कर रहा हूं, इसकी बात को समझने की आवश्यकता है। जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, जितने भी विकास के कार्य हो रहे हैं, इन्हीं के सांसद और विधायक एजेंसियां बना रहे हैं, इन्हीं के अपने पेटी ठेकेदार वो विकास का काम करते हैं, सीधे सीधे रकम ट्रांसफर कराते हैं। ये मैं कटु आलोचना कर रहा हूं, ये मेरी देखी देखी है, इसके रिकॉर्ड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भाजपा जो दूध के दूल्हे होने की गवाही देती है और दम भरती है, वो एक नंबर की कहीं ना कहीं उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। ऐसे नहीं है, ये बात भी समझना होगा। जनप्रतिनिधियों का जो माननीय का चोला है वो हटाना होगा। ये कब तक जनता इन सब चीजों को देखेगी? अब तो खुलेआम ठेकेदारी हो रही है, राजनेताओं के बच्चे ठेकेदारी कर रहे हैं और सीधे सीधे कमा रहे हैं। जो ओरिजिनल ठेकेदार हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे नगर विकास का विभाग हो, चाहे किसी भी विभाग का हो, वहां पर ओरिजिनल ठेकेदारों का काम लगभग खत्म हो गया है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, हमको विड्रॉ करना पड़ेगा, हम अपना धंधा व्यापार जो दशकों से चला रहे थे वो अब हम खत्म कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि यह सब पूछा जाना चाहिए माननीयों से? किस बात के लिए माननीय है? बहुत कड़वी चीज है ये। नहीं, बिल्कुल आपने जो हरी मिर्च जबान पे रखने का सवाल पूछा है, हाँ निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनको चुभ रहा होगा। अगर ये राजनेता या उनके परिवार के लोग इस चैनल को देख रहे होंगे तो आज मिर्ची तो लगेगी। मैं नाम लेके कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं रायबरेली के, दिनेश सिंह, खाद्य एवं जी प्रसंस्करण उद्यान इनके पास है। इनके हाँ भाई, अभी हाल में ही एक मामला उजागर हुआ था, सीबीआई की रेड हुई थी इनके घर पर, छापे पड़े जी थे, और था कि इनके भाई की फर्मों के ऊपर छापे डाले गए थे कि किस तरीके से उन्होंने पद का लाभ उठाते हुए तमाम तरीके के ठेके टेंडर अपने भाई की कंपनी को दिए थे, और वो रातों रात उसमें पैसे इतने ज्यादा हो गए थे कि उसकी जांच हुई और जांच में फिर छापे पड़े।
और तमाम तरीके की बरामदगी भी हुई थी। हालांकि प्रदेश के मंत्री हैं तो इधर उधर से रास्ता निकाल के कहीं ना कहीं बच गए और मीडिया में भी सुर्खियां बनने से रोकने में कामयाब हो गए। तो निश्चित तौर पर ऐसे मंत्रियों की संख्या बहुत है, ऐसे सभी विधायक जो जनता से तो ये कह देते हैं कि अफसर नहीं सुन रहे हैं या मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से ही सारे काम हो रहे हैं और हो नहीं पा रहा है, जनता को ये कह के बरगला देते हैं और जनता के बीच में ये भ्रम भी पैदा कर देते हैं कि वाकई मुख्यमंत्री कार्यालय ही सब कुछ है और इतना सक्षम है कि विधायक जी की भी नहीं सुनी जा रही है और विधायक जी के कहने पे भी कोई काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन सच ये है कि विधायक जी उन कामों को जिनमें उन्हें आर्थिक लाभ होता है या जिनसे उनके परिवार को लाभ होता है वो सभी काम कराते हैं, वो सभी काम उनके होते भी हैं। बस जनता के काम के लिए ये बहाना है कि भैया मुख्यमंत्री कार्यालय में ही सुना जा रहा है, मेरी कहीं सुनी नहीं जा रही है और जो जिले के डीएम एसपी हैं वो भी नहीं सुनते हैं, यानी कि अराजकता है। तो ये जो स्थितियां बना के विधायक लोग अपनी जेबें भर रहे हैं और इस तरीके का एक सामाजिक दिखावा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता अब समझ रही है और आने वाले वक्त में जो आपने बहुत तीखी सवाल उठाए हैं इसका जवाब भी जनता आने वाले वक्त में जो चुनाव होंगे उनमें कहीं ना कहीं इसको आपको दिखेगा। ठीक बात है। मुझे लगता है संजय जी एक बात और साझा आपसे कर दें, 30 साल पहले जो पार्षद हुआ करते थे नगर निगम के, उनको कोई काम नहीं मिलता था, बेचारा कोई वेतन भी नहीं था, ना कोई भत्ता था, किसी भी रूप में वो जन सेवा करते थे। लेकिन अब तो हर पार्षद अपने इलाके में ठेकेदारी कर रहा है। ये शाश्वत सत्य है, कोई छुपा हुआ नहीं है, आम जनता को भी मालूम है कि पार्षद जी ठेकेदारी कर रहे हैं। विकास के कार्य तो वो करा ही रहे हैं, खुद ही करा रहे हैं, अपनी एजेंसी उन्होंने बना ली है और वो करा रहे हैं। ये कड़वा सच भी है, इसे स्वीकार करना। एक बात मैं आपसे और विश्लेषण के तौर पर जानना चाह रहा हूं, चुने हुए सांसदों में 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, 93% सांसद करोड़पति हैं, लखपति नहीं करोड़पति हैं। यानी जो आप जो कह रहे थे कि 6 महीने के अंतराल में उनके पास एसयूवी आ जाती है, एक दो नहीं कई कई, तो वो कैसे आ जाती है, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, मेरा रिकॉर्ड नहीं है, ये केंद्र सरकार के रिकॉर्ड्स हैं। आपको क्या लगता है कि अब तो सब कुछ ठीक है? नहीं राजेश जी, सब कुछ ठीक कहां से होगा? यही हाँ। तो सोचने वाली बात है कि सब कुछ ठीक नहीं है, बावजूद उसके सरकार और राजनीतिक पार्टियां कहती असी सब चंगा सी, सब कुछ बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है। अभी हाँ। बीजेपी के जो आपने कहा किसी नेता, विधायक, मंत्री, सभासद या नगर पालिका के जो सभासद होते हैं उनसे भी बात करिए तो वो यही कहेंगे नहीं 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 नहीं, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, सरकार सारी योजनाएं चला रही है, जनहित के काम हो रहे हैं, जनता के बीच में सारे काम हो रहे हैं, वाकई काम हो रहे हैं। कौन कह रहा है काम नहीं हो रहे हैं? नाली, खड़ंजा, सड़क, पानी की टंकी, तमाम देखिए जल जीवन मिशन के काम, ये सब इतनी तेजी से हो रहे हैं और कराए जा रहे हैं क्योंकि इससे किसका लाभ हो रहा है? लाभ तो उन्हीं का हो रहा है ना जिनको आपने कहा कि नगर निगम के पार्षद हैं, नगर पालिका के पार्षद हैं, विधायक जी के भाई हैं, जिनकी कंपनियां सब काम कर रही हैं। जो सारे काम इन्हीं लोगों ने ले लिए हैं। तो जो पहले वाकई ठेकेदार हुआ करते थे नाली बनाने के, खड़ंजे लगवाने के, पुताई कराने के, सफाई कराने के, वो वाकई अब गायब हो गए हैं हर जगह से। ये कोई एक जगह नहीं कि राजेश जी कानपुर से गायब हुए हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर शहर और हर कस्बे से गायब हो गए हैं। क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, जहां भी है सब जगह यही हाल है। कमोबेश मतलब पूरे कुएं में ही भांग पड़ी हुई है और सब उसी का पानी पी रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं जी हमारे कुएं में पानी ठीक आ रहा है, हमारा सभासद बड़ा अच्छा है, वो सामाजिक कार्य कर रहा है, हमारा विधायक सामाजिक कार्य कर रहा है, सब यही कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि अब राजनीति की जो मंशा है वो यही हो गई है। लोग टिकट इसीलिए पाना चाहते हैं किसी तरह एक बार विधायक बन जाए, एक बार विधायक बन जाए, बस 50 साल के लिए सब कुछ बराबर कर लें, फिर उसके बाद देखा जाएगा। ऐसे कहते हैं लोग, आप सुनिएगा, कहते हैं कि एक बार बस मौका मिल जाए। तो वही है, जो ईमानदार नेता वही रह गया है जिसको विधायक बनने का मौका नहीं मिला, जिसको नगर निगम में जाने का मौका नहीं मिला, जिसको नगर पालिका में जाने का मौका नहीं मिला, जिसको एमएलसी नहीं बन पाया, बस वही जो है ईमानदार रह गया है। जो कुछ बन गया वो लूट का हिस्सेदार हो गया और वो कहीं ना कहीं अपनी झोली भरने में कामयाब हो गया। इसलिए वो नैतिक रूप से उसका जो पतन होना कहना चाहिए, वो पतन के बजाय समाज में उसका उत्थान हो जाता है
कितने भ्रष्ट तरीके से वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज और बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों जी। में आता है, तो लोग दर्जनों माला फूल लेके उसके स्वागत में खड़े होते हैं और बड़े उससे कहते हैं कि अरे वो चावल की मिल नेताजी की खरीद ली है, वो खनन का कार्य सारा नेताजी ही करते हैं, वो फला जो कंपनी है वो भी नेताजी की ही है, अरे नेताजी की तो 40-50 बीघे जरीबी जमीनें हैं जिसपे खेती कराते हैं। तो अब ये सिंबल हो गया है कि नेताजी कितने बड़े आदमी हैं, कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, कितने गलत तरीकों से पैसे कमाए हैं, कितना सामाजिक सरोकार इनका गिरा हुआ है। ये कहने के बजाय लोग उत्थान और उसकी बात करके उनका स्वागत और सत्कार करते हैं, उनको माला फूल पहनाते हैं और उनके चरण वंदन करते हैं। तो ये राजनीतिक गिरावट मुझे लगता है हमारे बीच में भी आई है और हम उसके जिम्मेदार हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ले रहा हूं कि हम भी जिम्मेदार हैं। हम ऐसे नेताओं का दुत्कार नहीं करते, हम ऐसे नेताओं का सम्मान क्यों करते हैं? अपने गली मोहल्ले में आ जाए तो इनको सड़े हुए जूतों की माला लेके अगर हम दौड़ाएं तो कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं को सबक मिलेगा और ये भाग निकलेंगे। और जो लोग इस तरीके की मंशा रखते हैं उनको सद्बुद्धि आएगी और वो सोचने पे मजबूर होंगे कि हाँ, जनता के बीच में जाना है तो हमें वाकई शुद्धिकरण करना होगा। ठीक बात है। संजय जी, एक फाइनल आपसे सवाल भी कर रहे हैं कि आप जनता पर हर बार बोझ पड़ता है। कानपुर से लखनऊ हाईवे जो मौजूदा है उसमें 150 रुपए टोल टैक्स लग रहा है और उसी के बगल में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे बन रहा है जो कभी भी शुरू हो सकता है। उस पर टोल टैक्स जो लगना है, एक तरफ का 275 रुपए कार से, मैं कार की बात कर रहा हूं, अप डाउन करेंगे तो 415 रुपए लगेंगे, यानी कि मौजूदा टोल टैक्स से वो 3 गुना ज्यादा लगेगा। और पूरे हाई एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। क्या जनता हमेशा पिसती है, मारी जाती है? वही एग्जाम्पल हम आपके साथ साझा भी कर रहे हैं। दूसरा, एक बात, अंतिम सवाल आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाह रहे थे, क्या यहां पर राजनेताओं के वामपंथ और दक्षिणपंथ की विचारधारा का कत्ल हो गया है क्या? मुझे लगता है राजेश जी, कत्ल नहीं हुआ है, समावेश हो गया है। दक्षिण पंथी और ये नॉर्थ की जो विचारधारा है, ये आपसी जो भाईचारा है, जो आपसी मुद्दों पर या आपसी कहिए कि चोर चोर मौसेरे भाई हो गए हैं। ये उत्तर और दक्षिण आपने कहा, मैं इनको कहता हूं कि दोनों ही चोर हैं और दोनों अपने मुद्दों पर मौसेरे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि संबंध जो है वो साझा कर लेते हैं। तो ये मुझे लगता है इसका सीधा सीधा खामियाजा हमें आपको उठाना पड़ रहा है और आगे भी हम आप ही उठाएंगे। आपने कहा टोल देना है, तो हमें आपको देना ही है, क्योंकि हम आप उसमें बेईमानी करेंगे नहीं और सड़क पे चलेंगे, अपनी कार चलाएंगे। अगर लखनऊ से कानपुर आएंगे तो टोल जरूर देंगे, क्योंकि राजेश जी से मिलने मुझे आना है तो पैसा तो चुकाना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ये बात अलग है कि इस कीमत में नेताजी की सहभागिता कितनी होती है, नेताजी भी क्या टोल चुकाएंगे? मुझे नहीं लगता है। नेताओं को इस एक्सप्रेस वे पर भी और उस पुराने हाईवे पर भी, सब पर इनको छूट मिली हुई है और छूट मिलती रहेगी। क्योंकि नितिन गडकरी का एक स्टेटमेंट था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे एक पत्रकार ने पूछा था कि एक नया जो दिल्ली से मुंबई का एक्सप्रेसवे बना था, उस पर यह सवाल था कि क्या पत्रकारों को भी सहूलियत मिलेगी, उनको छूट मिलेगी? तो उन्होंने बड़े गुस्से में जवाब दिया था कि अरे, हम सबको छूट ही देंगे तो फिर पैसे कहां से लाएंगे? तो सवाल यह है कि नितिन गडकरी अगर 3,000 करोड़ के आदमी है तो अपने लिए टैक्स क्यों नहीं लगाते हैं? खुद टोल देने की पहल क्यों नहीं करते हैं? ये कहते क्यों नहीं है कि मैं भी टोल दूंगा और मेरे मंत्रालय वाले भी देंगे, मेरी संसद के सदस्य भी देंगे, विधानसभा के लोग भी देंगे? वो इतना पैसा कमाते, फॉर्च्यूनर से चलते, वो टैक्स नहीं देंगे। और जो बेचारा वो मारुति सुजुकी की वो K10 गाड़ी लेके चल रहा है, वो टोल दे, वो टोल का भुगतान करे, लेकिन ये नहीं करेंगे। इन सब पर वाकई बहस होनी चाहिए। और मुझे लगता है राजेश जी, कहीं ना कहीं कानपुर में एक बड़े उस पर जो है कैनवस पर आप इस डिबेट को रखिए, और बड़े कैनवस पे कहने का मतलब है कि एक जन समूह में ये सारी चर्चाएं होनी चाहिए, जनता के बीच में मुद्दे जाने चाहिए, और तभी मुझे लगता है इसका कुछ लाभ मिलेगा कि जनता सोचेगी और सोचने के बाद जब वोट करने जाएगी तो निश्चित तौर पर ऐसे नेताओं को धता बताएगी, और तभी इन नेताओं को भी कुछ अक्ल आएगी कि विधानसभा में और लोकसभा में किस तरीके से जनमानस के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, न कि सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए ही कानून बनाने चाहिए। ठीक बात। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छी सी चर्चा हम लोगों ने की है बिलों के परिप्रेक्ष्य में, जो संशोधित बिल संसद में रखे गए हैं उसी परिप्रेक्ष्य में। धन्यवाद आपका। आपने देख लिया जो 3 बिल आ रहे हैं उसमें क्या क्या हो रहा है और कितनी आर्थिक चोट हमारे ऊपर बनेगी। हमने आपको डिटेल बता दिया है। अब आप
को कसौटी पर तौलना है कि राजनेता आपके लिए अच्छे हैं या उनको या उनके परिवार को अब कहीं ना कहीं कसौटी पर दोबारा तौलना होगा। थैंक यू।